एक बार दिखाओ यार, ऐसे वो किताबों के नाम इतने ज्यादा रहते हैं कि मेरे खुद के दिमाग में नहीं रहते, कौन से पढ़ाए कौन से नहीं पढ़ाए। हाँ क्या, आप भी 2-3 बार पढ़ोगे तब जाके कंप्लीट होगा। कृपाराम जी खिड़िया ने क्या लिखे थे? राज्य राधो, है ना। शिवदास गार्डन की बुक, अचलदास खिंचीरी वचनिका, जग्गा खिड़िया की वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री, मुंशी भुसावन लाल अमीर नामा, क्या लिखा था? अमीर। और मानसिंह चरित्र रासो किसने लिखा था? मान चरित्र रासो नरोत्तम, कवि नरोत्तम, कौन थे? कवि नरोत्तम ने लिखा था। अच्छा, अजितोदय और अभ्योदय जगजीवन भट्ट। अच्छा, महाभारत का डिंगल अनुवाद क्या कहलाता है? भाषा भारत, और भाषा भारत किसके द्वारा लिखा गया? खेतसी साम, किसके द्वारा? खेत। अच्छा, और उसके बाद में आप हमीर रासो दो पढ़े थे हमने, किस किसके? जोध राजवाड़ा रे, कवि महेश, किसके द्वारा? दलपत विजय की किताब खुमान रासो, और दयाल की किताब रणा रासो। और एक में तो बापा रावल से राज सिंह, और एक में बापा रावल से जय सिंह तक की जानकारियां। अच्छा, किसने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। श्रीधर की किताब का नाम? रणमल छंद, क्या नाम है? छत्र कुंवरी की किताब प्रेम विनोद। छत्र कुंवरी कौन थी? बातारी फुलवारी किसने लिखी? विजयदान देथा ने। अच्छा, परिणोड़ी कुंवारी श्रीलाल नथमल जोश। दोहरार और दोहरी किस पर आधारित है? एलपी तहसील। और दुणितपा तीर गोविंद गुरु पर किस पर आधारित है? अब पटकी विधवा विवाह किस पर आधारित है? आधुनिक राजस्थानी का पहला उपन्यास कनक सुंदर, है ना। सुंदर है तो पहला है ना, पहला उपन्यास अपना सुंदर है, तो याद रख लेना, कनक सुंदर। पहला नाटक कैसर विलास। पहली कहानी, और एक कौन सी कहानी सरस्वती मैगजीन में पब्लिश हुई? उसने कहा था, कौन सी मैगजीन थी? उसने कहा था। अच्छा, मणि मधुकर की एक किताब मैंने बताया था, ये ज्यादा ही पूछी हुई है, पग फेर। और युद्ध विरोधी काव्य राधा। राधा किसकी रचना है? सत्य प्रकाश है। जो सही नाप के जूते लता शर्मा, किसकी है? कठई की होगी है। तेज सिंह जोधा, किसकी है? तेज। मनु भंडारी किताबें बताओ देखिए। महाभोज, आपका बंटी, और खोटे सिक्के। अच्छा, रंगे रागों की किताबों के नाम बताओ। घरौंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आज की आवाज, काका काका, है ना। 57 की क्रांति के बारे में अपना कौन सा राइटर लिखता है? सूर्यमल मिश्र। सूर्यमल मिश्र की 2 किताबें मैंने कहा था, पक्का याद रखना, वंश भास्कर, और वंश भास्कर को पूरा किसने किया था? मुरारी दान जी खुद की 2 किताबें, वंश समुच्चय और डिंगल कोश। वीर सत से एक आदमी ने और लिखी थी, एक आदमी ने और लिखी थी वीर सत से, नाथो सिंह महवारिया। किसने लिखी थी? नाथो सिंह महवारिया ने लिखी थी। अच्छा, चंद्र सिंह बिरकाली की कविताओं के नाम बताओ देखिए आपने। बादली, लू, सांझ बड़ा साध, और कै मुकरने, राजस्थान की प्रकृति का वर्णन किया ना। सामंती व्यवस्था का विरोध करने वाले राइटर कौन थे? रेवंत दान चारण। कौन कौन थे? कौन कौन सी लिखी? बरखा बेननी और नेहरू ने ओल्म। और सामंती व्यवस्था को लिखने वाले राइटर कौन थे? यादवेंद्र शर्मा चंद्र। कौन थे? यादवेंद्र शर्मा चंद्र। राजस्थानी शब्दकोश किसने लिखा? सीताराम लालस। किसने लिखा था? सीताराम लालस ने लिखा था। अच्छा, जहूर खान साहब की किताबों के नाम बताओ। अर्जुन आली आंख, राजस्थानी संस्कृति राज, चित्राम, धर्मजला धर कोसा। हरिराम मीणा की बताओ देखे। हाँ चांद मेरा है, और धुनी तप है तीर। आयदान सिंह जी किताबों के नाम बताओ।
आंख येरा हरियल सुपना और हंसतोड़ा होटारो साज, कि हंसते हुए होठों का सच, जो हंस रहे हैं वैसे है नहीं भाई, दुख है उनमें। अच्छा, लक्ष्मीगढ़ चुंडावत किताबों के नाम बताओ देखे। कह रहे चकवा बात, अमोलक बाता, ताबरारी बाता, मांझल रात, गिर ऊंचार ऊंचा गड्ढा, गजबन। और कौन सी है? गज। लक्ष्मीगढ़ चुंडावत की जीवनी किसने लिखी? फ्रांसिस टेफ्ट। और उस जीवनी का क्या नाम है? फ्रॉम पर्दा टू पीपल। क्या नाम है? फ्रॉम पर्दा टू पीपल नाम की जीवनी। अच्छा, और बता दो देखिए आप, राजस्थानी की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? भरतेश्वर बाहुबली घोर। और सन लिखी हुई पहली किताब? भरतेश्वर बाहुबली रास। तो भरतेश्वर बाहुबली घोर किसने लिखी? वज्र सेन सूरी। रास किसने लिखी? शालीभद्र सूरी। किसने लिखी? आगे पढ़ते हैं लोग, थोड़े से किताबों के नाम और लिखते हैं, फिर बोलियां पढ़ेंगे। दो चार नाम और देखते हैं। एक राइटर का नाम लिखो, मेघराज मुकुल, और आपके याद आएगी थोड़ी बहुत बातें। सेनानी पढ़ते ना अपने, एक तो वो सेनानी है ही। एक रचना और उसका नाम है चौरी। एक कौन से लोक देवता जो अपनी चौरी के बीच में से उठ के वापस आ गए थे? चौरी मतलब फेरे, फेरों के बीच में से उठ के कौन है? पाबू जी। तो हाड़ी रानी पर जो कविता उसका नाम तो क्या है? सेनानी। पाबू जी पे जो कविता उसका नाम क्या है? पोस्टम लिख लेना, पाबू जी पर आधारित, ताकि याद रहेगा आपके। और एक नॉर्मल कविता अपनी उमंग। तो पाबू जी के जीवन पर चौरी नामक कविता किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? मेघराज मुकुल। सेनानी किस पर आधारित है? हाड़ी रानी। और चौरी किस पर आधारित है? पाबू जी पर। आगे लिख लो, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। पढ़ रखा है ना ओझा जी का नाम? तो हिस्टोरियन थे अपने, तो फिर किताबों के नाम भी वैसे ही है। राजपूताना का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजपूताना। राजपूताना का इतिहास। प्राचीन लिपि माला, इंग्लिश में भी यही लिखना है, प्राचीन लिपि माला, है ना? मैं समझा दूंगा क्या होता है, बहुत अच्छी किताब है। और कर्नल जम्पस्टोड का जीवन चरित्र, बायोग्राफी ऑफ कर्नल जम्पस्टोड। कर्नल जम्पस्टोड का जीवन चरित्र, बायोग्राफी ऑफ कर्नल जम्पस्टोड। कौन कौन से बताओ देखिए। राजपूताना का इतिहास, प्राचीन लिपि माला, कर्नल जम्पस्टोड का, ये ना राजपूताना का इतिहास, ये पूरी सीरीज है एक, जिसमें पहले उन्होंने लिखा प्राचीन राजपूताना का इतिहास। क्या लिखा? प्राचीन। फिर उन्होंने लिखा उदयपुर का इतिहास, जोधपुर का इतिहास, बीकानेर का इतिहास, डूंगरपुर का इतिहास, बांसवाड़ा का इतिहास, प्रतापगढ़ का इतिहास, सिरोही का इतिहास, सोलंकियों का इतिहास। पूरी सीरीज चलाई थी, एक किताब नहीं है, किताबों की क्या है कि श्रृंखला है। उसमें अलग अलग प्रकार की किताबें। अच्छा, तो इसका मतलब इतिहासकार है, इतिहास की किताबें लिख रहे हैं। अच्छा, इतिहास की किताबें लिखोगे तो आपको रेफरेंस देने पड़ेंगे, मैंने ये बात कहां से उठाई, कहां से नहीं उठाई। इसका मतलब बंदे ने पुरानी किताबें पढ़ी, पुरानी किताबें अलग अलग लिपियों में लिखी हुई। क्या लिखा? अलग अलग लिपि, अलग अलग लिपि हुआ करती उन लिपियों में। तो बंदे ने लिपियों का अध्ययन किया, लिपियों का अध्ययन करके पूरी एक किताब लिखी, प्राचीन लिपि माला। कि पूरा प्राचीन टाइम में कौन कौन सी स्क्रिप्ट हुआ करती थी। स्क्रिप्ट तो समझते हो? लिपि, हर भाषा को लिखने की लिपि क्या होती है? अलग 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 लिपि होती है। कि जैसे मैं कहूं कि भाई मैं मेरा नाम लिखूं, तो ये मैं कहूं देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? मैं इसी को, नाम तो सेम है ना, पर रोमन लिपि है। कौन सी लिपि है? पंजाबी में लिखते हैं ऐसे, गुरुमुखी है। कौन सी लिपि है? आपको उर्दू आती नहीं,
तो मैं उर्दू में लिख दूं बोले ये अरबी लिपि है। कौन सी लिपि है? ऐसा सा कुछ लिखा जाता, मैं भूल गया, कई साल पहले तो सीखा था, पर ये अरबी लिपि है। तो ये लिपियां अलग अलग, नाम एक ही है, सेम नाम लिख रहे हो आप, लेकिन अलग अलग लिपि का प्रयोग कर रहे हो। इन लिपियों पे जो किताब लिखी गई उसका नाम क्या है? तो इसमें कैलेंडर के बारे में, लिपि के बारे में खूब अध्ययन करके लिखी हुई किताब है। मतलब लिपियों पर लिखी गई पहली किताब होगी भारत की जो इस प्रकार लिपियों का अध्ययन करके उस बंदे ने लिख दी थी। और वास्तव में बहुत ज्यादा जिज्ञासु प्रवर्तिक वैसे थे। अपना दुर्भाग्य है कि 47 में देश आजाद हुआ था और उसी साल आजादी से थोड़े दिन पहले ओझा जी की डेथ हो गई थी। ओझा जी जैसा इतिहासकार आजादी के बाद में और रहा हुआ था। शायद हमारे इतिहास में जितनी गुत्थियां उलझी हुई है उन गुत्थियों को सुलझाने वाला कोई आदमी था तो वो कौन थे? ओझा जी थे। तो ओझा जी ने खूब ही अच्छी अच्छी किताबें लिखी। मतलब वो प्राचीन राजपूताना, वो तो पढ़ना कभी है, प्राचीन राजपूताना के इतिहास नाम करके पतली सी किताब आती है, मतलब 200-250 पन्ने ही होंगे उसके अंदर, ज्यादा पन्नों की किताब नहीं, छोटी सी किताब है। और उसमें पूरा प्राचीन राजस्थान का इतिहास है। देखिए प्राचीन राजस्थान का इतिहास किसी भी इतिहासकार ने नहीं लिखा। आपने कि किसी इतिहासकार को पता ही नहीं है कि यार प्राचीन राजस्थान में भी क्या था। अपने पढ़ते हैं गोहिल, राठौड़, कच्छा, इससे पहले भी तो कोई रहा होगा यार हमारे भाई। गोहिल आपका जो 566 में आया तो उससे पहले क्या कर रहे थे, कौन थे, कौन नहीं थे, उनके बारे में भी यदि कोई आदमी लिख के गया तो वो आदमी कौन है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कर्नल टोड, तो मैं बताता हूँ राजस्थान की हिस्ट्री पूरी एक साथ लिखने वाला पहला कोई आदमी था तो कर्नल टोड था। तो कर्नल टोड पर बाद में उसकी बायोग्राफी किसी आदमी ने लिखी, तो वो किसने लिखी? गौरीशंकर हीराचंद। ये भाई आपके मुख्य मुख्य राइटर हो गए। अब हम लिखते हैं बोलियां, थोड़ी जगह छोड़ लेना, दो चार की जगह छोड़ के रखना। आज लिखो लो दो तीन नाम, तो अभी लिखो। इंग्लिश की दो तीन बुक है यार, इनके नाम लिख लो, फिर मैं भूल जाऊंगा। एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन था, एक राइटर क्विंटिन क्रू, और इसने बुक लिखी थी द लास्ट महाराजा। बायोग्राफी ऑफ महाराजा सवाई मान सिंह सेकंड ऑफ जयपुर। यार एक बार एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है किसी एग्जाम में, तो अपने भी उतार लो। पूरा एक ही नाम है किताब का, अलग अलग नहीं है, पूरा एक ही नाम है, द लास्ट महाराजा। मैं इसकी स्पेलिंग देख लेता हूं, क्विंटन क्रू की स्पेलिंग यही है। ठीक, क्या नाम किताब का बोलो देखे? द लास्ट महाराजा। बुक का नाम, टाइटल देता है द लास्ट महाराजा, आगे समझाया है कौन लास्ट महाराजा, तो इसलिए लिखा है बायोग्राफी ऑफ महाराजा सवाई मान सिंह सेकंड ऑफ जयपुर। किसकी बायोग्राफी है? सवाई मान सिंह सेकंड जयपुर के क्या थे? लास्ट महाराज। ठीक है, बेटा तू एक राइटर का नाम लिखो आगे, ओपी कच्छावा। एक इंग्लिश की बुक है फेमाइन्स इन राजस्थान, राजस्थान में अकाल जो पड़े उनके ऊपर किताब है। तो एक बार ये चार किताबें एक साथ ही पूछ रखी थी, और ओरिजिन ऑफ राजपूत सुमेलित करवाओ टाइप का क्वेश्चन था। हिस्ट्री ऑफ चौहान।
बोलो देखिए, ओपी के छावा की कौन सी है? प्रेमानचंद राजस्थान। जे असोज की कौन सी है? ओरिजिन ऑफ राजपूत। और आरबी सिंह की बुक कौन सी है? हिस्ट्री ऑफ चाहमांस। तो एक बार ये चार किताबें जरूर उसने का सम्मिलित करो। आपने को तो चारों में से एक ही नहीं आती, तो सम्मिलित करेंगे कैसे? तो एक आधा भी नाम याद हो ठीक रहता। आरबीसी क्या करती है, कभी तो ऐसा क्वेश्चन देती है, अब अगली बार क्या करेगी, इन चार में से एक डायरेक्ट ही पूछ लेगी। पुराने पेपर के उठा क्वेश्चन पूछे तो अगली बार पूछ लेगी कि ओरिजिन ऑफ राजपूत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जय आसोज। या हिस्ट्री ऑफ चौहान किसने लिखी थी? आरबी सिंह। या फेमाइन सिंह राजस्थान किसने लिखी थी? ओपी के। या द लास्ट महाराजा के नाम से सवाई मानसिंह सेकंड की जीवनी किसने लिखी थी? क्विंटन क्रू। किसने लिखी थी? लो एक दो नाम और याद है, लिखो। लिखो हरीश बादानी। बादानी सर वाली किताबें तो वैसे ही खूब अच्छी है। एक किताब का नाम है बोला सरनाटो। एक किताब का नाम है बंथा में भूगोल। बोला सरनाटो और बंथा में भूगोल। सरनाटो क्या होता है? चुप्पी, चुप्पी है ना, सन्नाटा। तो सन्नाटा चुप्पी भी बोलती है कि उसकी भी आवाज अपने आप में कोई। बांथ, बांथ क्या होती है? बांथा में भूगोल। बांथ बदली कहते हैं ना, बांथा में भूगोल। तो क्या कौन कौन सी दो बताओ देखे? बोला सरनाटो और बांथा। बांथा में भूगोल। एक मैगजीन निकाला करते थे हरीश वादानी से, शायद जहां तक मेरे को याद है नाम है वातायन। लिख लो। इन्होंने वातायन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। They also published a magazine named वातायन। इन्होंने वातायन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। He also published a magazine named वातायन। वातायन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। एक और लिखो देख, अन्नाराम सुदामा। मैकती कया मुड़कती धरती। मैकती कया मुड़कती धरती। मुल्क, मुल्कना, मुस्कुराना। अड़, अड़ है ये, अड़। आपसे अड़ नहीं लिखा जाए तो लय लिख लो। पड़ा हुआ 8, सोया हुआ 8 है। तो क्या नाम है बताओ देखे? मैकती कया। मैंने बताया था, है नहीं लिखते थे अपने, है ना? पीहर नहीं पीर, शहर नहीं शेर। तो वैसे महकती नहीं महक, मेहंदी नहीं मेहंदी। देखा, मेहंदी कनीर और गुलाब ऊपर लगाते हैं, तो है वाली जगह पे ये लगा देते हैं, महकती काया मुड़कती धरती। तो अब वो दो तीन की जगह छोड़ के आगे नया हेडिंग डालो अपने, राजस्थान की बोलियां, डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की बोलियां, डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की बोलियां, डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थान। मैं ना एक चार्ट बनाता हूं, आप उतारिए, बाद में एक एक की बात करेंगे। एक बार वो चार्ट उतार लीजिए आपने। मैं लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा बोलियां, नीचे उनकी सब डायलेक्ट लिखूंगा मैं, उप बोलियां की किसमें कौन कौन सी बोलियां आती है। एक बार चुपचाप अपने उतार लो, बाद में अपने एक एक की बात करेंगे।
ऊपर जो येलो से लिखे हुए वो बोलियां हैं, नीचे जो इनकी व्हाइट से लिखी हुई इनकी उपबोलियां ना, सब डायलेक्ट प्रकार का दो प्रकार है इनके। मेरे बाद में क्लास किसकी है? उतार ली? कई बार तो सिंपल सा ना यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मुझे याद है प्री में तो ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। निमाड़ी किसकी उपबोली है? मालवी है ना। इस बार आरएस में था या और किसी एग्जाम में था, पर पिछले साल किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन था निमाड़ी किसकी उपबोली है। या कभी उठा के ये पूछ ले कि राजावाटी किसकी उपबोली है ना। इनमें से कौन सी उपबोली मारवाड़ी की नहीं है? और फिर को 3 ऑप्शन दे देगा आपको कि शेखावाटी, धाटी, गोडवाड़ी, और एक लिख देगा कोई आपके नागरचोल। तो नागरचोल, नागरचोल लिखा ना मैंने, तो नागरचोल इसका मतलब इसकी नहीं। आई बात समझ? अब आपने बेसिकली एक ही चीज पढ़नी होती है काम की, तो कि ये कौन कौन से इलाके में, ये भाषाएं कौन कौन से इलाके में बोली जाती है। भाई ऊपर वाली का तो अपने को पता चल गया कि मारवाड़ में मारवाड़ी, मेवाड़ आपके ढूंढाड़ में ढूंढाड़ी, वागड़ में वागड़ी, मेवात में मेवाती, अहीरवाटी मैंने पूरा बता ही दिया था आपको, मालवा में मालवी। पर अब कोई ये पूछ ले कि भाई इनमें से कि नागरचोल कहाँ है, तो अपने को नहीं पता चल रहा। खेराड़ी कहाँ पर है तो नहीं पता चल रहा। कठेड़ी कहाँ बोली जाती है तो अपने को नहीं पता चल रहा। तो ये वाली अपने पढ़ते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो एक एक सारी लिख लेंगे, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखेंगे। पहले लिखो मारवाड़ी, ऊपर से सबका पोस्टमार्टम करते हैं मारवाड़ी। क्षेत्र लिखो, इलाका कौन सा क्षेत्र। अब ये तो पूरा पता ही चलता है अपने को, पूरा इधर वाला कुछ ही लिख लो आप तो, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, पाली, इलाका लिख लो। जोधपुर, बीकानेर, नागौर, पाली ये लिखे छोड़ दो बोले आप तो। जोधपुर, बीकानेर, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर, पूरा इलाके में सेम ही बोलते हैं, जालौर, बाड़मेर। पश्चिमी राजस्थान मोटे तौर पर पूरी तरीके से क्या बोलता है? मारवाड़ी। अच्छा, बड़ी जो बोलियां होती है ना उनके अंदर किताबें लिखी जाती है, बाद में वो भाषा बन जाती है अपने आप में, किताबें लिखी जाती है। तो कौन कौन सी पुस्तकें इसमें लिखी गई, तो लिख लो रचनाएं, पुस्तकें, राइटिंग्स, बुक्स, टेक्स्ट। तो थोड़े अपने पास में एग्जाम्पल हो। अपने पढ़ते हैं कि वेली कृष्ण रुक्मणी उत्तरी मारवाड़ी में लिखी गई, पढ़ते हैं, लिख लो वेली कृष्ण रुक्मणी। इस बहाने याद रहेगी, थोड़ी पुरानी किताबें रिवाइज हो जाएगी आपकी। वेली कृष्ण रुक्मणी। मीराबाई इतना बड़ा साहित्य लिखे गए, वो सारी किसमें? मारवाड़ी। लिख लो मीराबाई का साहित्य, लिटरेचर ऑफ मीराबाई।
ढोला मारूरा दुआ पूरा इसके अंदर है, लिख लो ढोला मारूरा दुआ। राजियारा दुआ, इसी में राजियारा दुआ लिख लो। एग्जाम्पल देने के लिए हो आपके पास में ना, बड़ी बोलियां होती है उनके बारे में कभी कोई 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले तो आपके पास बताने के लिए 4 बातें हो। ठीक है, अब अगला लिख लो इसमें मेवाड़ी। एक सिंपल बात लिख ले, मारवाड़ी की उपबोली, ताकि याद रहेगा, बार बार लिखेंगे तो। मारवाड़ी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ मारवाड़ी, सब डायलेक्ट ऑफ मारवाड़ी, मारवाड़ी की उपबोली। क्षेत्र लिख लो, इलाका, एरिया, रीजन। मेवाड़ में कौन कौन से आएंगे बेसिकली? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। मोटे तौर पर ये लिखो आपने, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़। लिख लो रचनाएं, राइटिंग्स, लिटरेचर, बुक्स, टेक्स्ट। मैं बताता हूं, आपने कुंभा ने नाटक लिखा था, पढ़ते हैं? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, उसमें कई लाइनें मेवाड़ी के अंदर लिखी हुई, लिखो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति टावर यूलोजी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, या इंग्लिश में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखो तो भी सही होता है, कोई गलत नहीं होता। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या कीर्ति टावर यूलोजी। कुंभा का नाटक लिख लो, कुंभा के नाटक, ड्रामाज ऑफ कुंभा। रसनंदिनी है ना, तो रसनंदिनी मेवाड़ी के अंदर है पूरा का पूरा। अगला लिख लो आपने, शेखावटी। एक लाइन तो रिपीट मारो, मारवाड़ी की बोली। मारवाड़ी की बोली। शेखावटी बेल्ट मूल रूप से चूरू शिखर झुंझुनू वाला बेल्ट, तो लिख लो क्षेत्र चूरू शिखर झुंझुनू। चूरू शिखर झुंझुनू। अगला कौन सा है? गोडवाड़ी। गोडवाड़ी, गोडवाड़ी के बारे में जहां तक मुझे पता है, मैंने सारी बातें बता रखी है। आप बताई थी या नहीं बताई? है ना, बाली से आहोर के बीच बोली जाती है, नरपति नाला ने बिसल देव रासो लिखा था, बता रखी है। तो छोड़ दो, क्यों लिखो, याद रह जाएगी। एक एक लाइन लिखे छोड़ लो, मारवाड़ी की उपबोली, वहां पढ़ी हुई है, लिख लो, पहले पढ़ चुके हैं। मारवाड़ी की उपबोली, मारवाड़ी की उपबोली। आगे कौन सी है आपके? देवड़ा वाटी। देवड़ा वाटी। मारवाड़ी के ऊपर बोली, एक लाइन तो लिखनी है, नीचे जितनी चल रही है उन सब में लिखो। मारवाड़ी की उपबोली। और देवड़ाओं ने राज कहां पे किया? सिरोही, तो क्षेत्र लिख लो सिरोही, बिना सोचे समझे इसका तो। अगला कौन सा है? देखो धाटी। एक लाइन तो वापस रिपीट करो, मारवाड़ी के ऊपर बोली। ये अपने जो पाकिस्तान वाले बॉर्डर के इधर और इधर बोलते हैं, तो पाकिस्तान वाले बॉर्डर में इधर अपने जैसलमेर बाड़मेर, उधर पाकिस्तान में खुद का सिंध। पाकिस्तान जो अमरकोट वाला जो इलाका है, ये वाला और इधर वाले इलाके को बोलते धाट है, तो धाट के इलाके की भाषा होगी, वो कौन सी होगी? धाट, लिख लो। छिहत्तर, जैसलमेर बाड़मेर तथा पाकिस्तान का सिंध, जैसलमेर बाड़मेर एंड सिंध ऑफ पाकिस्तान। सिंध का अपना जो टच करता हुआ भाग है, पूरा नहीं, अपने जो टच करता हुआ भाग है, अमरकोट वाला जो इलाका है। अगला लिख लो थली।
एक बात तो लिख लो, मारवाड़ी की उपबोली। जैसलमेर और जैसलमेर के टच करता हुआ बीकानेर। क्या था, लिख लो जैसलमेर तथा बीकानेर। और लास्ट लिख लो कौन सी है, खेराड़ी। फिर रिपीट कर लो एक लाइन तो, मारवाड़ी की उपबोली। अब ये सुनना थोड़ा, ये डंका। भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है शाहपुरा, है ना। शाहपुरा और उसके टच करता हुआ बूंदी का जो इलाका है, उसके अंदर कौन सी बोली जाती है, लिखो। क्षेत्र शाहपुरा, कोष्टक में लिखो भीलवाड़ा। तथा बूंदी के कुछ क्षेत्र, एंड सम एरियाज ऑफ बूंदी। तथा बूंदी के कुछ क्षेत्र, उसके टच करता हुआ जो बूंदी वाला इलाका है, तथा बूंदी के कुछ क्षेत्र। अब देखो, कहा मतलब बेसिकली दो डिस्ट्रिक्ट हो गए, कौन कौन से, भीलवाड़ा और बूंदी। भीलवाड़ा मेवाड़ का सब भाग है, तो इस पर कौन सा असर आ गया, मेवाड़ी का। बूंदी हाड़ौती का पार्ट है, तो इस पर किसका असर आ गया, हाड़ौती का। हाड़ौती खुद ढूंढाड़ी का पार्ट है, तो इस पर किसका पार्ट आ गया। तो ये उपबोली तो है मारवाड़ी की, प्रभाव किस किस का है, मेवाड़ी का, हाड़ौती का और ढूंढाड़ी का। लिख लो, मेवाड़ी, हाड़ौती तथा ढूंढाड़ी का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ मेवाड़ी, हाड़ौती एंड ढूंढाड़ी। इसी में लिखो, इसी में खैराड़ी में लिखो, मेवाड़ी, हाड़ौती तथा ढूंढाड़ी का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ मेवाड़ी, हाड़ौती एंड ढूंढाड़ी। मेवाड़ी, हाड़ौती तथा ढूंढाड़ी का प्रभाव, ठीक है। अच्छा, अब आपसे कोई पूछ ले कि मारवाड़ी भाषा की किन्हीं चार बोलियों के नाम बताइए, बता सकते हो, या मारवाड़ी भाषा की किन्हीं किन्हीं चार बोलियों का वर्णन कीजिए, मेंस में पूछ ले, लिख दोगे। आ गया जो अपना, लिखो ढूंढाड़ी, ये मेन भाषा है फिर ढूंढाड़ी। क्षेत्र लिख, ये अपना पूरा इलाका जयपुर के आसपास है, जयपुर यही बोलता था। इधर आपके टोंक में यही बोली जाती थी, किशनगढ़ वाला जो बेल्ट है इसी में यही बोली जाती थी। एक ठिकाना पड़ता था अपने लावा, कौन सा ठिकाना पड़ता था, तो ये टोंक वाला भाग आ गया कुल मिलाकर, लिख लो जयपुर, टोंक, किशनगढ़। किशनगढ़ कोष्टक में लिख लो अजमेर। तो ठेठ अजमेर बॉर्डर तक, वहां तक आगे अजमेर तक चले जाएंगे तब तक ही ये ढूंढाड़ी है। अंड जा रहे हो छैन, कंड जा रहे हो छैन, छह छह लगा लगा के बोलेंगे सारे। आज क्वेश्चन आया था, क्या था, कौन सी भाषा में छह बोला जाता है, तो छह कौन सी में बोला जाता है, ढूंढाड़ी के अंदर, है ना। तो मुझे तो ये बड़ा अजीब लगता है कि यार छह का प्रयोग होता है गुजराती में, किसमें होता है, गुजरात, और ये गुजरात के टच भी नहीं करता। बट टच करने वाले इलाके में तो छह आए, ये गुजरात के टच नहीं करता, फिर भी इसमें क्या है, छह। भगवान जाने छह कहां से लेके आए। शेखावटी तो इसका प्रभाव ही तो है, बट शेखावटी में पूरे में नहीं बोलते, ये केवल सिक्कर वाला जो आपके यहाँ टच करता है चौमू रिंगस तक। तुम वहीं का है, कहाँ का, रिंगस का है, नीम का थाना। तो नीम का थाना में तोरावटी, तुम्हारी वाली भाषा कौन सी है, तोरावटी। तोरावटी किसका भाग है, तुम तो बोलोगे, साफ सी बात हो। तो नीम का थाना वाले बेल्ट में तुम इधर छह छह कहते हो, तो किसी चिड़ावा वाले से बुलवा देंगे छह छह बोलता है क्या, है किसी झुंझुनू पिलानी वाले से बुलवा, वो ऐसे लगेगा जैसे हरियाणवी बोल रहा है। और तुम जो बोलोगे वो बोलोगे जैसे ये ढूंढाड़ी वाला, तो ये तोरावटी का असर है आप पर, तो इस चक्कर में बोलते हो। पर ये एक बड़ा जोरदार ही है कि यार ये आया कहां से छह इधर, गुजरात वाले छह छह बोले समझ में आता है, यार इधर ये छह कैसे पहुंचा। पर बोलते हैं सारे के सारे बोलते हैं। तो हमारे साइड में तो गाँव में मजाक और उड़ाते हैं कि जयपुर में अपनी को रिश्तेदारी थी, और वो रिश्तेदार एक बार यहाँ पर आया, तो वो खाना खाने के लिए बैठे, तो वो खाना खा रहा था, और तब अपने वालों में किसी ने जाके पूछा और ले सोगे रोटी के लिए, उसने कहा कौन ले रहे हो छू, या कौन ले रहे हो जाए, तो अपने वाले को सुना कि छह और लेगा। उसने कितनी रोटियां ले जाकर रख दी, छह। अब बापड़े ने जैसे तैसे करके छह रोटियां खाई कि भाई थाली के अंदर जूठा अन्न छोड़ना,
नहीं चाहिए। फिर कोई वापस गया, इनको और ले चुके, तो उसको लगा अच्छा बोलती तो अच्छा और रख देगा, तो उसने कहा बोलना अपने नहीं है, तो उसने कहा नहीं रुको, पर उसने समझा कितनी और मांगेगा 5, तो उसने कितनी रख दी, 5 और रख दी, तो कितनी रोटियां और खानी पड़ गई उसको। और वो तो मैं खुद नया नया जब यहाँ जयपुर आया था, सिटी बस में चढ़ते तो मैं मालवीय नगर रहा करता था। मालवीय नगर क्या, ये मिलाप नगर जयपुरी हॉस्पिटल के पास में, यहाँ से लालकोठी आना होता। पहले दिन चढ़े सिटी बस के अंदर, तो कंडक्टर को पूछा कि भाई पहले तो कंडक्टर खुद ही आ गया, उसने कहा कोड जान से, तो समझ में नहीं आई, तो मैं ये समझ गया कंडक्टर पूछेगा तो क्या पूछेगा भाई कहाँ जाना है, मगर लालकोठी 5 रुपए लागेला छे, तो 5 लागेला कि 6 लागेला भैया सुना नहीं, वापस कितने, अब 5 लागेला छे, तो 5 लगेंगे तो 5 ले ले, तो ये मगर समझ नहीं आया कि 5 लागेला कि 6 लागेला, तो सही लगा। फिर वो एक वो वीडियो आपने देखा ही होगा, वो तो वो खूब ही होता हमारे साथ, तो खूब भयंकर ही हुआ था, हमने खूब दिनों तक उसको, तो शादी के कार्ड वाला एक वो वीडियो नहीं सुना कि शादी के कार्ड, मैं थोड़ा राजस्थानी भाषा का स्टूडेंट रहा, तो मेरे दिमाग में हमेशा रहा कि भाई राजस्थानी भाषा को बढ़ावा मिलना चाहिए, राजस्थानी भाषा में बोलना चाहिए, लिखना चाहिए। और फिर आती खुद को राजस्थानी थी, और आती भी तो नहीं अपने को, न हिंदी ढंग से बोलनी आती, न इंग्लिश आती, तो ले देगी बच्ची कौन सी अपने तो राजस्थान। तो मैंने एक बार घर पे यूं बात की, मगो शादी के जो कार्ड होते हैं ना, ये आजादी से पहले राजस्थानी में छपते थे। आजादी से पहले जब भी छपते थे क्या था, हाथों से लिख लिख के भेजते, हाथों से लिख, पर वो राजस्थानी में लिख लिख के भेजा करते थे। और मगर आजादी के बाद में अपने प्रिंटिंग प्रेस से छपवाने शुरू किए हैं, तब शुरुआत के 20-30 साल तक फिर ये राजस्थानी में छपे थे, अब जाके हिंदी में आपने छापने शुरू किया, आजकल तो लोग इंग्लिश में छापने लग गए। तो मगर ये कार्ड है ना, हमेशा राजस्थानी में छपने चाहिए। तो हमारे घर में कोई शादी, पापा ने मुझे फोन किया कि वो तू एक बार कह रहा था ना कि राजस्थानी में कार्ड छपने चाहिए, हाँ तो छपवा, कहाँ छपेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप मुझे डिटेल भेजो, मैं डिटेल में छपवा लूंगा। पहले आप वहां अपने लोकल में पता कर लो, उनका लोकल में हमने पूछ लिया, यहाँ नहीं छप रहे इस प्रकार के, तू कुछ पता करना हो तेरा कर ले, वरना हम हिंदी में छपवाएंगे बाद में। मैंने उनसे डिटेल मंगवाई, भाई क्या क्या लिखवाना है वो भेज दो सारा। ये तो कहता राजस्थानी वाले कार्ड बहुत छोटे होते हैं, हिंदी वाले कार्ड में तो क्या 3 जान की बातें होती है, क्योंकि पहले क्या प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी, हाथ से लिख लिख के भेजने हैं, तो आदमी 4 ही लाइनें लिखता, लड़की का नाम ये, लड़के का नाम ये, इतनी तारीख को शादी, आप आ जाना, इसके अलावा कोई भी सूचना उसके अंदर नहीं होती। ये चाचा जी की शादी में जलूल जलूल आना, बारात बस द्वारा जयपुर से उदयपुर जाएगी, हेलीकॉप्टर में किसकी गई है, बस में ही जाती है सर, लिख क्या रहे हो इसके अंदर। तो वो वाला कांड होता ही नहीं था। अब यहाँ पे फूफा पक्षैन, जवाई पक्षैन, मामा पक्षैन, फूफा भी एक नाम के 2 हैं तो दोनों के अलग अलग नाम लिखो। गांव में एक नाम के 2 आदमी और एक का लिख दो, दूसरे का नहीं लिखो, नाराज और हो जाए, तो बाप का नाम और लिखना पड़ता है साथ में, फलान जी कौन से, फलान जी वाले, ये फलान जी कौन से, फलान जी वाले। और पुलिस में भी लिख रखा था, आगे लिखना पड़ता है राजस्थान पुलिस तृतीय श्रेणी शिक्षक एक एक वो और बताने पड़ते हैं, आरएस लगाओ तो आरएस लिखो, अरे कोई ढंग की जॉब हो तो फिर भी लिख दो यार, क्या सैनिक पुलिस लिखना शुरू कर दिया, पर लिखवाना पड़ता है। तो मैंने पापा कहा कि भाई इसमें ना फिर देख लेना आपके नाम नहीं आएंगे, किसी के भी नाम नहीं आएंगे बाद में। तो बाबा ने कहा नाम नहीं आएंगे तो रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, तो गांव वाला नाराज हो जाएगा कि हमारे कार्ड में नाम तो लिखवाए नहीं, तो मैं वो छोड़ो, इसमें आपका नाम ही नहीं आएगा, है ना भाई, जिनके घर पे शादी हो रही है उनके नाम ही नहीं आएंगे, तो बाद में क्या है, एक वो दादाजी के नाम से छपवा देते हैं, आगे चलता रहेगा अपने आप। तो उनका देख ले यार, तेरे हिसाब से देख ले, ओल्ड नहीं आना चाहिए, वैसा रहना चाहिए कार्ड, वो ठीक। तो मैं यहाँ प्रिंटिंग प्रेस वालों के पास गया, भाई हमें ऐसा ऐसा एक मारवाड़ी का कार्ड छपवाना है, तो आपके पास में यदि कोई कार्ड हो तो मुझे दिखा दो, तो मैं कह दूंगा कि ये फॉर्मेट हमारे वाले में बना दो। अब यहाँ कोई प्रिंटिंग प्रेस वाले में मारवाड़ी के कार्ड थे ही नहीं, मैं खूब घुमा इधर उधर इनके बाद, दिन संडे का दिन था, हम 4-5 लोग इकट्ठे हो गए यार देख के आते हैं। फिर फाइनली एक कोई बंदा हमारी बात समझा, तो उसने कहा सिटी पैलेस के पीछे एक प्रिंटिंग प्रेस है, एक अंकल है, बहुत सीनियर अंकल है, वो उस प्रिंटिंग प्रेस को चलाते हैं, शायद 1953 के आसपास की प्रिंटिंग प्रेस है वो, और वहां पे आपको पुराने कार्ड मिल जाएंगे, और पुराने कार्ड के अंदर आपको इस प्रकार डिटेल मिल जाएगी। हम उन अंकल के पास गए तो वाकई उम्र खा रखी है अंकल ने, तो उनको जाके कहा अंकल ऐसे ऐसे हमें एक कार्ड चाहिए, तो उन्होंने वो लड़का जो काम करा उसको आगे बेसमेंट में जा, और वो एक जो पीछे गठरी पड़ी है वो गठरी पूरी उठा ला, तो उन्होंने पूरी गठरी ला के दी, उन्होंने कहा ये सारे कार्ड देख लो, ये राजस्थानी वाले कार्ड है, और आप इनमें से जो मुझे कहोगे वैसा मैं छाप दूंगा। पर वो जयपुर की प्रिंटिंग प्रेस, तो उसमें कार्ड तो खूब सारे मिल गए, पर वो सारे ढूंढाड़ी में, वो 6 वाले कार्ड सारे। तो हमने कहा कि अंकल ये 6 वाले तो हमारे चलेंगे नहीं, हमारे तो उधर को बीकानेर चूरू वाली भाषा में दिया जाए, मारवाड़ी के अंदर दिया जाए। तो
उनका फिर आप मुझे लिख के ला के दो कि ये मैटर चाहिए, मैं वैसा वैसा छाप दूंगा। मगर हम ये सोच रहे थे क्या पता हमसे गलती हो जाए लिखने में, फॉर्मेट हो तो हम कहते सीधा सीधा लिखना, नाम ही तो चेंज करने हैं, इनकी जगह ये नाम लिख दो हमारे पास। उनका ये तो पार नहीं पड़ेगी, देख लो और ढूंढ लो तुम। तो एक कार्ड हमें उसमें बड़ा जोरदार सा मिला, हालांकि था तो वो 6-6 वाला कार्ड, तो उसमें था ये कोई बंदे हैं एक परिवार के मुखिया जिनका नाम है जीवन लाल। जीवन लाल का बेटा है अशोक कुमार, अशोक कुमार का बेटा है अजय, और अजय की शादी है। तो कार्ड वैसे शुरू किया हुआ कि मुंह जीवन लाल मारे मोटोड़े लड़के या मोटोड़े बेटे अशोक कुमार रे बेटे अजय कुमार रो ब्याह कर रहे छू, इन तारीख रो मारे बरात जावली छे, मारे ब्याई जी को नाम ओ छे ने ब्याण जी को नाम ओ छे। आप सगला 4 दिन आगुच पधारन मारे ब्याह री शोभा बढ़ावजो। आगुच मतलब पहले, 4 मतलब 4 दिन पहले। आपने किसी कार्ड दिन ये कहते हैं वो कब आना है कि भाई कभी आ जाओ यार, 4 दिन पहले हो, हमारी ब्याह की शोभा बढ़ेगी। तो आप हमारे ब्याह में 4 दिन आगुच पधारन ब्याह री शोभा बढ़ावजो। अब उसके अंदर सबके नाम लिखे, दादे का नाम, बाप का नाम, लड़के का नाम, लड़की के बाप का नाम, लड़की की माँ का नाम, लड़की का नाम नहीं। तो मुझे लगा भूल गए बेटा कार्ड में लिखने, तो मैं वो लाइनें पढ़ रहा था, 7-8 लाइनों का कार्ड होता है, मुझे यार लड़की का नाम ही नहीं है। तो इसमें लास्ट लाइन लिखी हुई कि मैं नहीं बताऊं ला तो ते पूछो ला, तो बीननी को नाम पूनम से। मैं नहीं बताऊं ला तो थे पूछो ला, तो बीननी को नाम पूनम से। कि भाई हम नहीं बताएंगे तो आप पूछोगे, तो हम लास्ट लाइन को बता देते हैं कि बीननी का नाम क्या है, पूनम। मगर यार ये ठीक कॉमेडी की है। अब हम खूब हंसे उस कार्ड को देखे, मगर यार ये इन्होंने स्टाइल ठीक अपनाई। और उसके बाद हम रूम लेके रहते, तो एक दिन एक हम में से कोई बंदा एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करे, तो फिजिक्स पढ़े। एक दिन को दूसरा बाहर से आया, उसने कहा और आज इतना सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा है? उसने कहा हाँ यार अब पेपर नजदीक आ गया, सवाल पूछूं तेरे से? उसने कहा पूछ ले। तो बता बीनणी को नाम का इंच है। तो बीनणी को नाम पूनम छे। तो मैं ये बड़ा एकदम सही है। तो ये 6-6 वाली, फिर अंकल का अंकल ये तो नहीं चाहिए यार ऐसे बीनणी को नाम पूनम छे, लास्ट में थोड़ी बताना है, कोई ऊपर होता है। उन्होंने कहा यार मेरे से जैसा छपवा है वैसे मैंने छाप दिया। फिर को दूसरा कार्ड देके मारवाड़ी में छपवाया था, पर मुझे वो यहाँ मिले कि सिटी प्लेस के पीछे एक प्रिंटिंग प्रेस है, उनके पास ऐसे खूब सारे कार्ड मिल गए थे। तो 6-6 वाली भाषा कौन सी है? इसमें गुजराती का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? लिख लो। क्या 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 लिखा अभी आपने? तो हाँ 76 लिखा, आप लिख लो। इस पर गुजराती भाषा का प्रभाव है। इट हैज गुजराती इन्फ्लुएंस। इस पर गुजराती भाषा का प्रभाव है। इट हैज गुजराती इन्फ्लुएंस। अच्छा रचनाएं लिख लो, बुक्स लिख लो, रचनाएं। दादू पंथ का जो साहित्य है वो सारा साहित्य किसमें? ढूंढाड़ी। दादू जाल जी यहाँ के थे अपने, तो दादू जाल जी ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिया? ढूंढाड़ी। तो उनकी बुक्स भी कौन सी में होगी? ढूंढाड़ी। लिख लो। दादू संप्रदाय का साहित्य, लिटरेचर ऑफ दादू सेक्ट। दादू संप्रदाय का साहित्य, लिटरेचर ऑफ दादू सेक्ट। अगली लिख लो अपने हाड़ोती। एक लाइन तो रिपीट मारो। ढूंढाड़ी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी की उपबोली। 76 लिख लो। हाड़ोती तो अपने को पता ही चल गया। कोटा बूंदी झालावाड़। कोटा बूंदी 12 भी कर लो भाई। कोटा बूंदी 12 झालावाड़। अब देख लो हाड़ोती किसकी उपबोली है, इसलिए हाड़ोती वाले भी 6-6 बोलते हैं, कोटा वाले भी सारे 6-6 करेंगे। तो ये इसका असर है, ढूंढाड़ी का असर। ढूंढाड़ी पे गुजराती का असर है, हाड़ोती पे किसका असर है? ढूंढाड़ी। अच्छा हाड़ोती की वो जो भी रचना है वो कौन सी? तो सूर्यमल मिश्रण का जो भी साहित्य है वो किसमें है बाद में? लिख लो। रचनाएं, लिटरेचर। लिख लो सूर्यमल मिश्रण की पुस्तक है, बुक्स ऑफ सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण की पुस्तक है। अगला कौन सा है? तोरावटी। लो इस वाली लिख लेते हैं, तोरावटी। क्या है क्या? देखो एक चेकलिस्ट सुनना।
तंवर राजपूत रहा करते थे इस इलाके में, इसलिए जगह का नाम था तंवरावटी। क्या नाम था? और वो तंवरावटी 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 करते करते अपने क्या बोलने लगे, सिक्कर और झुंझुनू का थोड़ा पार्ट, उसमें बेसिकली झुंझुनू का नीम का थाना वाला जो इलाका है, इस इलाके के अंदर। लिख लो, ढूंढाड़ी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी की उपबोली। क्षेत्र लिख लो, सिक्कर तथा झुंझुनू। सिक्कर तथा झुंझुनू। कोष्टक में लिखो, विशेषकर नीम का थाना क्षेत्र, स्पेशली नीम का थाना रीजन, विशेषकर नीम का थाना क्षेत्र, स्पेशली नीम का थाना रीजन। अगली कौन सी है? राजावट। राजावटी। एक तो लिख लो, ढूंढाड़ी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ ढूंढाड़ी। जयपुर का पूर्वी भाग, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जयपुर। राजावतों के गांव थे, राजावतों के गांव की भाषा भी इसलिए कौन सी होगी? राजावटी। इलाके का नाम राजावटी, बोली का नाम भी राजावटी। जयपुर का पूर्वी भाग, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जयपुर। अगला कौन सा लिखो? काठेड़ी। काठेड़ी। ढूंढाड़ी के ऊपर बोली, क्षेत्र लिखो, जयपुर का दक्षिणी भाग, सदर्न पार्ट ऑफ जयपुर। जयपुर का दक्षिणी भाग, सदर्न पार्ट ऑफ जयपुर। जयपुर का दक्षिणी भाग। अगली कौन सी है? 84। लिखो 84। अब ये सुनो, देखो, भीलवाड़ा वाले शाहपुरा में बोली जाए वो तो एक खेराड़ी, जयपुर वाले शाहपुरा में बोली जाए वो कौन सी है? चोर। तो जयपुर वाला शाहपुरा साथ में टच करता हुआ इधर टोंक, टोंक का कुछ इलाका उसके अंदर ये बोल टच करता हुआ, पर टोंक के कुछ इलाके में बोली जाती है। लिखो, पहले लिख लो ढूंढाड़ी की उपबोली, एक बात तो लिख लो वापस, ढूंढाड़ी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ ढूंढाड़ी। क्षेत्र लिख लो, शाहपुरा जयपुर तथा टोंक। शाहपुरा कोष्टक में, जयपुर लिखना। ठीक है, अगला लिख लो इसके बाद, नागरचोल। ढूंढाड़ी के ऊपर बोली, एक लाइन तो मारो। ढूंढाड़ी की उपबोली, क्षेत्र लिख लो, टोंक तथा सवाई माधोपुर। अब चेंज कर लो अपने, अगली कौन सी आ गई अपने? वागड़ी। लिख लो, वागड़ी। वागड़, वागड़ अपने कौन से इलाके को बोलते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा। लिख लो, क्षेत्र डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा। ये अपने आप में अलग भाषा है। पर इसके भी टच में गुजरात लगता है, इसलिए इस पर तो स्वाभाविक बात है गुजराती का असर आएगा। लिख लो, इस पर गुजराती भाषा का प्रभाव है, इट हैज गुजराती इन्फ्लुएंस। गुजराती भाषा का प्रभाव। ठीक है ना? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इसका नाम अलग लिखता है, वो इसका नाम लिखता है भीली, भील बोलते,
इस क्षेत्र में भील ज्यादा रहता है, इसलिए उसने क्या करना शुरू कर दिया, लिख लो, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे भीली कहा था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कॉल्ड इट भीली। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे भीली कहा था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कॉल्ड इट भीली। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे भीली कहा था। अगली कौन सी है? इसमें बागड़ी में तो फिर ही नहीं आगे। अगली कौन सी है? मेवाती। देख लो मेवाती। क्षेत्र लिख लो, अलवर तथा भरतपुर का मेवात क्षेत्र। मेवात रीजन ऑफ अलवर एंड भरतपुर। अलवर तथा भरतपुर का मेवात क्षेत्र। जैसे दो चार नाम लिखो, जैसे कौन कौन सा इलाका है, इसलिए रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़, ये जो पूरा बेल्ट है, पूरा बेल्ट क्या है, मेवाती है आपका। रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, अलवर में सारी जगह, किशनगढ़, तिजारा। पढ़ते हैं अपने, तिजारा दंगों के बाद अलवर महाराजा जयसिंह को हटा दिया गया था, वो तिजारा, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़, तिजारा। फिर उधर आगे भरतपुर की साइड में चले जाओ, नगर, नगर, डीग, डीग वाला जो इलाका है ये पूरा मेवाती है पूरा। नगर, कुम्हेर, डीग, कुम्हेर। लास्ट वाले 3 नाम लिखे आपके भरतपुर के, शुरुआत वाले 4 नाम लिखे आपके अलवर के। रचनाएं लिखो, इसमें कौन कौन सी रचनाएं। ये तो चरणदासी और लालदासी संप्रदाय मैंने बताए थे, दोनों का लिख लो। चरणदासी तथा लालदासी संप्रदाय का साहित्य, लिटरेचर ऑफ चरणदासी एंड लालदासी सेक्ट। अब कोई पूछे दयाबाई सहजोबाई की किताबें कौन सी भाषा में, तो कौन सी भाषा में? मेवाती। चरणदासी तथा लालदासी संप्रदाय का साहित्य, लिटरेचर ऑफ चरणदासी एंड लालदासी सेक्ट। चरणदासी तथा लालदासी संप्रदाय का साहित्य, लिटरेचर ऑफ चरणदासी एंड लालदासी सेक्ट। अलवर क्या क्वेश्चन है? तो बस स्वाभाविक सी बात है, मेवात क्षेत्र की, भाई उसने मेवात के अंदर है, वहां चरणदास जी का मेवात में प्रभाव था उनका। अच्छा, तो क्या लिखा है? चरणदासी तथा लालदासी संप्रदाय का साहित्य। बस आगे आ जाओ, इसके बाद कौन सी? अहिरवाटी। अगली कौन सी है? अहिरवाटी मेरी लिखवाई भी आप, कोटपुतली से बहरौड के बीच में बोले। लिख लो, वापस लिख लो एक बार, एक बुक लिखेंगे इस बहाने, बुक याद आई लो मेरे। एक क्षेत्र लिख लो, कोटपुतली से बहरौड तक, फ्रॉम कोटपुतली टू बहरौड। कोटपुतली जयपुर में, बहरौड आपका अलवर। कोटपुतली से बहरौड। अन्य नाम राठी, अन्य नाम लिख लो राठी, अभी बताया था मैंने शायद, अदर नेम राठी भाषा। रचना एक तो मैंने बताई थी आपकी, जोधराज वाला हमीर रसो, ये तो बताई दिया। एक अलीबख्शी ख्यालपुरी इसी के अंदर होती है। अलीबख्शी ख्याल पढ़ी थी ना हमने, लिख लो रचनाएं। अलीबख्शी ख्याल, एक तो अलीबख्शी ख्याल, और एक राइटर वे शंकर राव, और उनकी बुक है भीमविलास। लिख लो शंकर राव की पुस्तक भीमविलास, बुक भीमविलास ऑफ शंकर राव। इस बहाने किताब याद रह जाएगी। शंकर राव की पुस्तक भीमविलास। अगला आ जाओ, अगला कौन सा है? मालवी। आ जाओ मालवी। वैसे तो मालवा की भाषा हो गई भाई, है ना, मध्य प्रदेश में मालवा।
पर आज वो मध्य प्रदेश में, मैंने बताया था किसी टाइम मालवा अपना पार्ट हुआ करता, अपना पार्ट था, तो वहां की भाषा राजस्थानी होगी, तो राजस्थानी का प्रकार है कौन सी आपके, मालवी। लिख लो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की भाषा, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की भाषा, क्षेत्र लिख लो मध्य प्रदेश का मालवा, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। इस पर अपनी मारवाड़ी का असर है और मराठी का असर है। किस किस का असर है? मारवाड़ी, यहां से मारवाड़ से लोग जाके बसे होंगे, इसलिए मारवाड़ी, या यहाँ के लोग वहां आते जाते रहते, मारवाड़ी का ही उधर महाराष्ट्र वाला असर भी इस पे दिखाई देता। लिख लो मारवाड़ी तथा मराठी का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ मारवाड़ी एंड मराठी। मारवाड़ी तथा मराठी का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ मारवाड़ी एंड मराठी। अगले कौन से आपने लिख लो, निमाड़ी, निमाड़ी, मालवी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ मालवी, मालवी की उपबोली। ये बेसिकली अपने राजस्थान में बोल, मालवा के टच करता हुआ जो राजस्थान है उसके अंदर बोली जाती है। लिख लो क्षेत्र, मालवा के समीप राजस्थान, मालवा के सटा हुआ राजस्थान, ये लिख लो मालवा के सटा हुआ राजस्थान या मालवा के समीप राजस्थान। एडजॉइनिंग एरिया ऑफ मालवा इन राजस्थान, एडजॉइनिंग एरिया ऑफ मालवा इन राजस्थान, मालवा के सटा हुआ राजस्थान का क्षेत्र। तो इसका मतलब राजस्थान का भी साउथ वाला इलाका, तो इसका नाम पड़ गया दक्षिणी राजस्थानी। लिख लो इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सदर्न राजस्थानी, इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सदर्न राजस्थानी। इसके बाद अगली कौन सी है आपके, रांगड़ी, देख लो रांगड़ी, मालवी की उपबोली, बेसिकली मालवा वाले इलाके में, मालवा में राजपूतों की जो बोली है उसका नाम क्या है, रांगड़ी। लिख लो यह मालवा क्षेत्र में राजपूतों द्वारा बोली जाती है। इट इज स्पोकन बाय राजपूत इन मालवा रीजन। यह मालवा क्षेत्र में राजपूतों द्वारा बोली जाती है। इट इज स्पोकन बाय राजपूत इन मालवा रीजन। यह मालवा क्षेत्र में राजपूतों द्वारा बोली जाती है। ये होगी भाई आपकी बोलियां, कितनी हुई है सारी, कितने नाम हो गए, देखो देखो, बीस किस नाम हो गए, खूब सारी है ना। अब कभी है ना कोई बड़ा क्वेश्चन भी पूछ लेगा आपसे, मेंस में सीधा सीधा टॉपिक है राजस्थान की बोलियां, राजस्थान की बोलियों का एक वर्गीकरण बताइए, 10 नंबर में बड़ा करके पूछ ले तो सारी याद रहनी चाहिए। तो बड़ी बड़ी बोलियां ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से लिख देना, बाकी सब में अन्य प्रकार कर करके लिख देना। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, वागड़ी इतने बांट लेना। ये मारवाड़ी के बारे में 2-3 लाइनें लिखी, फिर अन्य प्रकार के साथ साथ वर्ड लिख दी। जिनके बारे में किताबें वगैरह उनके बारे में लाइनें लिख लेना, जिनमें किताबें नहीं है उनके बारे में ज्यादा लिखने की आवश्यकता। बोले पड़ गई बात। अपने सिलेबस में दो ही चीज है, साहित्य तथा बोलियां। साहित्य पढ़ लिया, ये कौन सी होगी, बोल। एक है ना, कई बार ये क्वेश्चन खूब पूछते हैं, कला और संस्कृति के संगठन पूछ लेते हैं, ये संगठन कहाँ पे है, कब बना था, वो लिख लो अपने। राजस्थान के कला एवं संस्कृति से संबंधित संगठन, राजस्थान के कला एवं संस्कृति से संबंधित संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर इन राजस्थान या ऑफ राजस्थान। राजस्थान के कला एवं संस्कृति से संबंधित संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित संगठन। लो अपने ये पढ़ते हैं, 1 नंबर लगा के लिखो या पॉइंट से लगा लगा के लिखना। पहले लिखो राजस्थान साहित्य अकादमी,
राजस्थान साहित्य अकादमी, इंग्लिश में यही राजस्थान साहित्य एकेडमी, राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य एकेडमी। यह संगठन बना था आपका 1958। कब स्थापना हुई थी? 1958। लिख लो स्थापना, फाउंडेशन 1958। कहां पर है? तो उदयपुर। कहां पर है? लिख लो स्थान उदयपुर। या मुख्यालय कहां पर है इसका? केंद्र कहां पर है? उदयपुर। नाम से पता चलता है कि राजस्थान में साहित्यकार जो भी हैं उनकी एक एकेडमी है, तो साहित्यकारों को पुरस्कार वगैरह कुछ ना कुछ देती होगी। इसका जो सबसे बड़ा पुरस्कार है उसका नाम है मीरा पुरस्कार। क्या नाम है? लिख लो पुरस्कार बराबर मीरा पुरस्कार। अवार्ड, अवार्ड कौन सा देती है? मीरा अवार्ड। पुरस्कार बराबर मीरा पुरस्कार। तब कोई पूछ ले मीरा पुरस्कार कौन से संगठन द्वारा दिया जाता है? एक मैगजीन निकालती है, एक मासिक पत्रिका आती है इनकी, मंथली मैगजीन आती है, इसका नाम है मधुमती। क्या नाम है? लिख लो पत्रिका बराबर लिख लो मधुमती मैगजीन। मधुमती। क्या नाम बताओ? देखिए राजस्थान साहित्य अकादमी कब बनी? 1958। कहां पे है? उदयपुर में। पुरस्कार कौन सा देती है? मीरा। और पत्रिका कौन सी निकालती? मासिक पत्रिका है, क्वेश्चन लिख लो मासिक, मंथली। अगला संगठन लिखो, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति एकेडमी, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, राजस्थानी भाषा साहित्य, इंग्लिश में यही भाषा साहित्य संस्कृति एकेडमी। भाषा साहित्य संस्कृति एकेडमी। ये बनी थी उस साल जिस साल भारत जीत के लाया था वर्ल्ड कप, 1983। मूवी भी आई, उसका नाम भी क्या था? 83। लिख लो स्थापना 1983। कल भारत थॉमस कप जीत गया। यार मजा आ गया कल तो। यूं अब कई दिन लोग बैडमिंटन खेलेंगे। भारत में जब भी कोई गेम जीता जाता है तो बाद में कई दिन लोग वो गेम खेलते हैं। हाँ है? इंडोनेशिया को हो रहा है, इंडोनेशिया लास्ट 3 बार का चैंपियन है। हाँ लगातार वही चैंपियन बनता है। चलो इस बहाने पता तो चला कि भाई बैडमिंटन का एक कप होता है, उसका नाम क्या होता है ना? लड़कों का, लड़कियों वाला उबेर कप। क्या नाम होता है? याद रखना आपसे, लड़कियों का कौन सा होता है? उबेर कप, और लड़कों का कौन सा होता है? थॉमस कप। कौन कौन थे कल वाले में अपने? कौन कौन खेल रहे थे? जैसे श्रीकांत था एक तो, अच्छा, और एक गौरव, गौरव नाम करके शायद लड़का था कोई, लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य था एक, लक्ष्य था। किदाम्बी श्रीकांत कई सालों से अच्छा ही खेल रहा है भाई। मुझे याद है मैंने जब यूं स्पोर्ट्स वाली न्यूज देखनी शुरू की थी ना, तब हम पढ़ा करते थे नाम पुलेला गोपीचंद, पी गोपीचंद। कौन था? पी गोपी। उससे भी पहले भारत में कोई बैडमिंटन का अच्छा प्लेयर था तो वो था प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के पापा। तो दीपिका पादुकोण नेशनल चैंपियन है, बैडमिंटन की नेशनल चैंपियन है। इसके पिताजी बहुत बड़े बैडमिंटन के प्लेयर थे। बाद में पुलेला गोपीचंद कई साल तक थे। ये आगे वाली पोद जो तैयार की थी, ये सारी पुलेला गोपीचंद की तैयार की हुई है। पीवी संधू, साइना नेहवाल, किदाम्बी श्रीकांत, ये सारे उन्हीं के तैयार किए हुए। पुलेला गोपीचंद एकेडमी चलाते हैं बहुत अच्छी सी, कहाँ साउथ के अंदर ही है कहीं, बैडमिंटन की एकेडमी है उनकी, वो चलाते हैं। तो वो जो पौध है वो अब दिखी जाके, जब हम क्या जीत के लाए? थॉमस कप। क्या जीता है? थॉमस। तो वैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप कब जीता था क्रिकेट वाला? उसी साल अपने क्या बनी? बीकानेर में। कहां पे है? बीकानेर। लिख लो केंद्र बीकानेर, या स्थान बीकानेर, सेंटर प्लेस कुछ लिख लो। वैसे याद कर लेना। मैं भाषा की, राजस्थानी भाषा की ज्यादा बात करूं तो राजस्थानी भाषा की एकेडमी में बीकानेर का हूं, तो वो भी कहां पे? लिख लो पुरस्कार, लिखो सूर्यमल मिशन पुरस्कार, अवार्ड सूर्यमल मिशन अवार्ड। कोई पूछेगा सूर्यमल मिशन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, सूर्यमल मिशन पुरस्कार। एक मैगजीन निकालते हैं अभी, जागती ज्योत पत्रिका,
मंथली है, जागती ज्योत। कौन सी मैगजीन हो गई आपके? जागती ज्योत हो गई। चलो, इसके बाद लिखो आगे, आप लिखो राजस्थानी, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी लिखो, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, राजस्थान ब्रज भाषा अकेडमी, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी। ब्रज भाषा अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी 1986, 1986। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1900, बताओ देखिए कहां होगी? लिखो स्थान जयपुर। जयपुर में मैं क्या करूं? तो है। एक मैगजीन निकालती है ब्रज शतदल, त्रैमासिक, क्वार्टरली, त्रैमासिक आती, क्वार्टरली 3 महीने में एक बार आती। ब्रज शतदल, ये ब्रज शतदल, ब्रज भाषा अकादमी द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित की जाती है? ब्रज शतदल, सतलज नहीं, शतदल, सतलज। लिख लो कोष्टक में त्रैमासिक, क्वार्टरली। अगला लिखो देखे, राजस्थान उर्दू भाषा अकादमी, राजस्थान उर्दू भाषा अकादमी। स्थापना 1979, 1979। कहां पे होगी बताओ तो? जयपुर, लिखो जयपुर के अंदर, जयपुर। एक मैगजीन निकालती है, इसका नाम है नकलिस्तान। हरा भरा प्रदेश होता है नकलिस्तान का मतलब, नकलिस्तान। ये पता नहीं मेरे कब क्या आती है, पर मैगजीन आती थी। कोई इंपॉर्टेंट मैगजीन है नहीं तो मत लिखना बोले, मतलब वो त्रैमासिक याद रखने की आवश्यकता नहीं, ना मैंने कभी पढ़ा। नकलिस्तान। अगला लिखो, राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी, राजस्थान सिंधी भाषा एकेडमी। सेम उर्दू वाले साल ही बनी थी, दोनों एक साथ ही बनी हुई, उर्दू और सिंधी वाली। 79। कौन सी है? सिंधी। कहां पे होगी? दोनों जयपुर में है, लिख लो जयपुर के अंदर, जयपुर। और ये एक मैगजीन निकालते हैं रिहान, ये वो है एनुअल, वार्षिक, ये मेरी पढ़ी हुई वार्षिक पत्रिका, एनुअल। ये एनुअल वाली है। इसके बाद में लिखो आप आगे, राजस्थान हिंदी भाषा अकादमी, राजस्थान हिंदी भाषा अकादमी। ये है आपकी जयपुर। स्थापना हुई थी इसकी गांधी जी के जन्म के 100 साल पर। तो गांधी जी का जन्म कब? 1869। तो इसकी स्थापना भी 1969, लिख लो स्थापना 1969, 1969। हिंदी को बढ़ावा देने गांधी जी बात करते थे, तो गांधी जी के जन्म के अवसर पर की थी। और वो लिख लो अपने केंद्र जयपुर, जयपुर केंद्र जयपुर। स्थान कौन सा इसका? जयपुर। तो मैगजीन वैगजीन कोई बड़ी है नहीं। अगली को राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी,
राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी, ये तो अभी बनी आपकी वसुंधरा जी वाली गवर्नमेंट में बनी थी 2006 2006 2006 स्थापना कब हुई इसकी 2000। गंगानगर, ये गंगानगर में स्थान श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, खाली गंगानगर नहीं, श्री गंगानगर, श्री लगाओ। अच्छा, एक सुनना देखो, एक है अपने अरबी फारसी शोध संस्थान, कौन सी संस्था है? अरबी फारसी शोध संस्थान। बाद में इसका नाम पहले तो यही था, बाद में इसका नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर कर दिया। तब इसको पूरे को क्या बोलते हैं अपने? मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान। मैं ये लिख रहा हूं एक साथ, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो पूरा नाम क्या है इसका? मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान। लिखो, मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान। अंग्रेजी में एग्जैक्टली ऐसा कैसे? मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान। मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान। उर्दू वाला बना था 79 और ये अरबी फारसी वाला बन गया था 78, एक साल पहले बना था उससे। स्थापना 1978, 1978 टोंक में, देख लो, मुख्यालय केंद्र स्थान टोंक। कहां पर है? टोंक। आगे लिखो, राजस्थान संगीत नाटक संस्थान। भाषा वाले तो हो आगे, लिखो राजस्थान संगीत नाटक संस्थान। इंग्लिश में ये का ही, राजस्थान संगीत नाटक संस्थान, राजस्थान संगीत नाटक संस्थान। संगीत नाटक संस्थान, ये आजादी के बहुत जल्दी बन गया था, 1951, उसी टाइम बन गया था 1951। स्थापना 1951, 1951, जयपुर, जयपुर। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, ये संस्थान है, वो अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी, ये बना है 1957, साहित्य वाली अकादमी से एक साल पहले। स्थापना 1951, 57 सॉरी 57, 57 की क्रांति के 100 साल पे, है ना। वैसे 57 क्रांति से कोई लेना देना नहीं, मैं यूं समझाने के लिए बता रहा हूं, याद करने के लिए। और इसका केंद्र है जोधपुर, ये जोधपुर में। तो संस्थान तो कहां है संगीत नाटक वाला? जयपुर। और एकेडमी उसकी कहां पर बनाई गई बाद में? जोधपुर में बनाई। अच्छा, और कौन से संस्थान रह गए? लिखो, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, राजस्थान स्टेट आर्काइव्स, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, राजस्थान स्टेट आर्काइव्स, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, राजस्थान स्टेट आर्काइव्स। और ये बना आपके 1955, लिखो स्थापना 1955, कब स्थापना हुई इसकी? 1955, बीकानेर में स्टेट आर्काइव्स, राजस्थान स्टेट आर्काइव्स कहां पर है? बीकानेर। कब बना था? 1955। और क्या लिखोगे, कौन से संस्थान रह गए? लिखो, ये लिखो अपने जयपुर वाला, रविंद्र मंच सोसाइटी, रविंद्र मंच सोसाइटी,
रविंद्र मंच सोसाइटी, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रविंद्र मंच सोसाइटी। यह 1963 का जयपुर में, दोनों लिख लो, 1963 और जयपुर स्थापना। उन्नीस सौ तिरसठ में स्थापना। वीर कहां पर हुई स्थापना? जयपुर में ही है अपने, यहीं पे रविंद्र मंच। रामबाग की तरफ कहां जाते हैं? इधर वो, सो रामबाग नहीं, अल्बर्ट हॉल, रामनिवास बाग, रामनिवास बाग की तरफ जाते हैं तब रविंद्र मंच। फिर आपका ये जवाहर कला केंद्र है मसाला चौक में, वेरी गुड, लिखो जवाहर कला केंद्र। अगला लिख लो जवाहर कला केंद्र, JKK, जवाहर कला केंद्र। ये इसके रविंद्र मंच के 30 साल बाद में, वो 63 में, तो 30 साल बाद में कब हो जाएगा? 93 स्थापना 1993। ये तो अपने है ही, ये जयपुर में, ये तो देखा ही होगा, जेलन रोड पे ही पड़ा है। अंदर गए हो कभी? है? अरे देख के आना, जवाहर कला के अंदर देखने की जगह। जवाहर कला के अंदर के वास्तुकार का नाम याद रखना, चार्ल्स कोरिया। वास्तुकार लिखो इसका, चार्ल्स कोरिया। आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया। और कौन सा रह गया? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान लिखो। प्राच्य का मतलब था पुरानी। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। सन तो याद नहीं आ रहा मेरे, स्थापना लिख छोड़ लो, आप चेक कर लेना, खुद ही देख लेना। 51-55 उसी टाइम का सा है कुछ, स्थान लिख के छोड़ लो। केंद्र लिख लो जोधपुर। जोधपुर। ये तो बड़े बड़े जो स्टेट के जो चलते हैं वो थोड़े और संगठन इसी के अंदर आगे लिखना। देखो नगर श्री शोध संस्थान, इनकी तो केवल जगह जगह याद करेंगे अपने, कहां कहां पर है। नगर श्री शोध संस्थान, नगर श्री शोध संस्थान। चूरू। चूरू। हिंदी भाषा प्रचार समिति, हिंदी भाषा प्रचार समिति। सिलेबस में लिखा हुआ फेमस पर्सनालिटीज ऑफ राजस्थान, कुंभा, सांगा, प्रताप, सारी फेमस ही फेमस है। जितने नाम पढ़े वो सारे फेमस है, इसीलिए पढ़े क्योंकि वो फेमस है, फेमस है इसलिए पढ़ते हैं, और तो क्यों पढ़ेंगे किसी को। हिंदी भाषा प्रचार समिति। ये आपके बीकानेर में जगह पड़ती है श्री डूंगरगढ़। श्री डूंगरगढ़ बीकानेर। श्री डूंगरगढ़ बीकानेर। एक लिखो भवानी नाट्यशाला, भवानी नाट्यशाला, भवानी नाट्यशाला। झालावाड़, झालावाड़, भवानी नाट्यशाला झालावाड़। एक लिखो पोथी खाना, पोथी खाना, पोथियां, पोथी मतलब किताबें, पोथी खाना। थोड़ा सा याद करो, खाना खाना वाले नाम सारे जयपुर में थे। चित्रकला का विभाग सूरत खाना, विद्वानों का विभाग गुणीजन खाना, किताबों का विभाग पोथी खाना, तो जयपुर। पोथी खाना का केंद्र कौन सा है?
जयपुर, यही मुख्य मुख्य। और कोई संगठन मेरे तो दिमाग में आ नहीं रहा। हो गए कितने हुए? पढ़ो, देखे एक बार पढ़ो, मैं भी पूछूंगा वरना ये नाम याद होंगे नहीं। इस बार ही एग्जाम में क्वेश्चन था ये, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है। और इस सन याद करने की कोशिश करना। एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन था, इनमें पहले कौन सा बना और बाद में कौन सा बना। राजस्थान राज्य विद्या प्रतिष्ठान देखा किसी ने, कब का है? 58। हाँ देख लो भाई, मेरे याद। हाँ 1958 बता रहा, लिख लो विद्या प्रतिष्ठान वाले। मैं कह रहा हूँ है तो इसी दशक का है, पर अब मेरे याद नहीं आ रहा कब का है। मेरे पता नहीं क्यों 55 याद आ रहा था। 1900 कितना बताया आप? जो लिखना है वो लिख लो, और कल मैं देख के बता दूंगा एग्जैक्टली। तो मैं अब ऐसे ही बताएगा ही। है तो जोधपुर में है, जयपुर में। हाँ दोबारा चेक करो देखे। है जोधपुर है, चेक करो नेट। राजस्थान राज्य विद्या प्रतिष्ठान। हाँ 6 शाखाएं। मेन कहां पर है? हेड ऑफिस कहाँ है? जोधपुर है बेस्ट। क्योंकि मुझे वही याद आता है, मैं हमेशा खुद ही कंफ्यूज रहता हूं कि मेरा राजस्थान राज्य विद्या प्रतिष्ठान जयपुर में देखा हुआ है, तो उसकी ब्रांच होगी अंदर वाली साइड में। एक बार मैं कोई मेरा सेंटर था किसी एग्जाम का, मैं वहां गया और उसके आगे मैंने देखा, तो मैं इसको लिखवाता हूँ तो हमेशा याद रखता हूँ कि भाई मैंने जयपुर में देखा, पर जयपुर में नहीं है, ये है कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। तो फिर मैं वापस रहता हूँ कि कहीं उल्टा नहीं हो, जोधपुर में देखा और जयपुर में हो, कोई भूल जाऊं इस बात को, कहाँ देखा था और कहाँ नहीं था। याद रहेंगे। तो उर्दू भाषा अकादमी और सिंधी भाषा अकादमी की स्थापना कब हुई? 79। और दोनों कहां पर है? जयपुर। अरबी फारसी वाली कब बनी थी? 78। और वो कहां पर है? टोंक। वो कहां पे? टोंक। और पंजाबी भाषा वाली स्थापना कब हुई? 2006। और ब्रज भाषा वाली स्थापना कब हुई? हाँ 1986। अच्छा चलो एक और याद है, लिखो मेरे। राजस्थान धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण, वसुंधरा जी ये और बना के गए थे 2006 में एक। राजस्थान हेरिटेज प्रमोशन अथॉरिटी,
राजस्थान हेरिटेज प्रमोशन अथॉरिटी, राजस्थान धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण, राजस्थान हेरिटेज प्रमोशन अथॉरिटी, स्थापना 2006, केंद्र जयपुर। ये और याद रख लेना। पंजाबी वाली ये 1 साल ही की थी, पंजाबी वाली भी 2006 में की थी, और ये हेरिटेज वाला जो किया था ये भी 2। हाँ, तो इस हेरिटेज वाले ने खूब अच्छा काम किया। देखिए ना, आजकल आपको भी जिला मुख्यालयों पर देखो पेनोरमा बनाए हुए हैं कई। पेनोरमा का वैसे मतलब छतरियां है ना, खूब सारी, कि भाई नागौर में अमर सिंह राठौड़ का पेनोरमा बना दिया है ना, आपके देशनों के अंदर करणी माता का पेनोरमा बना दिया, वहां डूंगरपुर साइड में कालीबाई वो जो शहीद हुए थे उनके क्या बना दिए, पेनोरमा। तो पेनोरमा बनाने के सारे काम इसी संस्थान ने किए थे। क्या नाम है? धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण। और इसका तो एक लोचा और है, बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तब ये काम करता है, कांग्रेस गवर्नमेंट आती है तब इसको बंद करते हैं, फिर बीजेपी आती है फिर काम करता है, फिर कांग्रेस आती है फिर बंद करते हैं। आजकल बंद है। तो अब मैडम आएगी, मैडम आते पहला ऑर्डर ये जारी करेगी कि इसका काम करो, फिर वापस कांग्रेस आएगी, बंद, इसको बंद करो पहले, बाकियों का देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। मैडम थोड़ा हेरिटेज वाले में रुचि हमेशा लेती है कि उनका वो रहता ही है। मैडम की यदि गवर्नमेंट वापस आ जाती है, इस बार रिपीट हो जाती, तो ये आपकी द्रव्यवती नदी पर्यटन स्थल होती। साफ नहीं, ये पर्यटन स्थल होती, इसमें होती बोटिंग, और जितने पर्यटक आते गोरे गोरे घूमते, आपको तो बैठने नहीं देते इसमें। और इसके आसपास में खूब अच्छी सजावट वगैरह की जाती, जैसे कई देशों के अंदर है कि भाई वहां पर यूं बोटिंग वाला ये है कि भाई बाहर से पर्यटक आओ तो भाई पूरा जयपुर घुमाना है लो हमें, तो इस नदी के माध्यम से और नदी के नहर के माध्यम से इस पूरा यूं जयपुर घुमाया जाता। और अब इस बार मैडम आएगी, आते ही शुरू करेगी इसको। मैडम का पहला, यदि मैडम आ गई तो मैडम ही आएगी। कांग्रेस वाले जैसे लखन दिखा रहे हैं, आपस में लड़ते हैं, तब लगता है कि वापस कौन आ जाएगी, मैडम रिपीट हो जाएगी। अब वैसे राजस्थान का इतिहास ही है, अपने 5 साल में तंग हो जाते हैं, 5 साल में तंग हो आ जाते हैं, तो मैडम आते ही वापस काम शुरू करवा देगी। मेट्रो, मेट्रो वाला भी तो ऐसे ही था कि मेट्रो वाला किसने, गहलोत ने शुरू किया था, मैडम ने बंद कर दिया था, कुछ ऐसा है। तो ये तो अपने रहता ही है कि भाई जो जिनकी गवर्नमेंट आए वो अपने वाले काम को तो चालू कर दो, और पीछे वाली जो गवर्नमेंट करे उसके काम को क्या कर दो, बंद कर दो बात। चलो अब अगला टॉपिक लिखो, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। बहुत तो हो गया, तो पर तुम 10 मिनट करोगे क्या, लिखना तो पड़ेगा। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। एंशियंट इंडिया वाली तो एंशियंट पढ़ी लिया आपने, तो मोटा मोटा बातें तो आपको पता ही है, ज्यादा इतनी समझानी नहीं पड़ेगी मुझे। जैसे मैं समझाता हूं, देखो एक बार इधर देखो, लिखना मत कुछ भी आप। मोटा मोटा सा एंशियंट का जो विभाजन आपने पढ़ा होगा, यही पढ़ा होगा। हालांकि अपने इंडियन हिस्ट्री क्या शुरू ही सिंधु घाटी सभ्यता से होती है, इसलिए इंडियन हिस्ट्री में अपने पाषाण काल वो नहीं पढ़ते, आरएस वाले सिलेबस में आपके है ही नहीं, तो अपने पढ़ते नहीं। वरना दुनिया की कोई भी सभ्यता सबसे पहले शुरू हुई है तो कहां से शुरू हुई है, पाषाण काल से दुनिया की सभ्यता शुरू हुई है। कारण ये कि मनुष्य ने सबसे पहले किसी का प्रयोग किया होगा, तो किसका प्रयोग किया होगा, किस लिए, शिकार करने के लिए। सबसे पहले उसने पत्थरों का प्रयोग किया था शिकार करने। ये सबसे पहली नीड खाना है, खाना और पीना, इसलिए मनुष्य हमेशा नदियों के किनारे बसा है। किस किनारे बसा है, इसलिए नदियों को सभ्यताओं का पालना कहते हैं। नदियों ने सभ्यताओं को झुलाया है, नदियों ने सभ्यताओं को पालने का काम किया है, नदियां सभ्यताओं का पालना कहलाती है। पानी की नीड पूरी भी आप उसके नजदीक है, खाओगे क्या,
ठीक है, जंगल थे, जंगल में कुछ मिल जाता वो तो आप खा लेते हो, और तो पशु मार मार के खाने शुरू किए उसने। अब उन पशुओं को मारे कैसे, तो घाटियों में पहाड़ों में से तो उसने बाटे तैयार करने शुरू किए और उन पत्थरों से मारा करता। और पत्थरों का विकास है बाकायदा। शुरुआत में उसने कोई एक मोटा बाटा लिया होगा, मोटा बाटा लेके मारा होगा, पशु घायल होकर गिर गया होगा, फिर वो उसके पास पहुंचा होगा, फिर उसकी गर्दन मरोड़ने की कोशिश की होगी, फिर उसको कच्चा खाया होगा उसने, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि यार कई बार तो बाटा लगने पशु भाग जाता है, हाथ ही नहीं आता। उसके बाद में तो उसने नुकीले करने शुरू किए। दो, एक तो बाद में अब नुकीला उसको करना नहीं आता था, इसलिए उसको ऐसा ही पत्थर चाहिए था जो नुकीला हो। नदियां अपने साथ में जो पत्थर लाती है वो नुकीले हो जाते हैं, पर वो एक साइड से नुकीले होते हैं। जो वाली साइड उनकी घिसती हुई इधर से आती है वो साइड नुकीली होती जाती है। उसने वो नुकीली वाली साइड से मारना शुरू किया। बात धीरे धीरे उसके समझ में आया कि यदि मैं दोनों तरफ से कर लूंगा तो और अच्छा रहेगा, तो उसने उधर वाले दूसरे वाले से भी उसको कैसे न कैसे करके छीलना शुरू किया उसको। अब वो दोनों साइड से नुकीला था। अब वो फेंकता तो जानवर के मरने की संभावना ज्यादा थी। खरगोश, हिरण, जानवर होते तो बाटों से मार लिया करता। एक दिन इसी प्रकार उसने कोई जानवर मारा, वो पत्थर जानवर के लगा, खरगोश होगा, हरिण होगा, किसी की जाके लगा, वो जानवर गिरा, मर गया। पर वो पत्थर जाके पत्थर से भिड़ गया पास वाले की, तो आग लग गई। उसने देखी नहीं थी ये क्या है। वो जो खरगोश या हिरण जो उसने मारा वो जल और गया उसके अंदर। वो भाग के पास में गया तो उसके वो आग लगी। आग लगी तो उसे हाथ ही नहीं अड़ाए गए, तो वापस पीछे आ गया। थोड़ी देर बाद में आग जब बुझी और उस बार उसको लगा कि यार आज तो एक ही मारा था, रे भगवान जाने क्या हो गया आज, और उसके अंदर ये और हो गया। पर उस दिन जब उसने वो जो भी था उसको खाया और क्या करे, दूसरा कहां से मार के लाए, मजा आया, बोले रोस्टेड है ना। तो उसने आग की खोज कर ली। किसकी खोज कर ली? अगली बार उसने कहा कि अगली बार इस प्रकार होने के बाद में बाटे के बाटा बिड़ाएंगे तो आग लगेगी, आग में इसको बाढ़ लेंगे, सेक लेंगे तो ये थोड़ा अच्छा लग जाएगा। तो शुरुआत में मनुष्य ने जो खोज की थी वो किस रूप में की थी? शिकार के लिए। शिकार का अगला जो स्टेप है वो किस में गया था आपके? आग। किस रूप में गया? आग। मनुष्य ने सबसे पहले किसी धातु का प्रयोग करना शुरू किया था, वो धातु तांबा है। सबसे पहले कोई मेटल प्रयोग में आई थी तो मेटल कौन सी है? तांबा। वो मेटल सबसे पहले यूज में आने शुरू हुई। तो अब वो मेटल के साथ में तांबा दोनों काम में ले रहा था, साथ में सॉरी पत्थरों के साथ में मेटल काम में ले रहा था, पत्थरों के साथ में तांबा काम में ले रहा था, इसलिए क्या बोलते हैं? चैल्कोलिथिक ताम्र पाषाण। ये तांबे का प्रयोग भी कर रहा था और किसका प्रयोग कर रहा था? पत्थरों का प्रयोग कर रहा था। अब धीरे धीरे वो समझदार हुआ, अब उसने तांबे में मिलाया कांसा, सॉरी तांबे में मिलाया टिन, और तांबे में टिन मिला के उसने बना लिया कांसा। क्या बना लिया? कांसा। और कांसा बन गया तो कांसा थोड़ी नुकीली धातु थी, इसलिए उसने हल बनाने शुरू कर लिए। हल बनाने शुरू कर लिए या हथियार बनाने शुरू कर लिए थोड़े इस टाइप के से। वो वाली जो सभ्यता, वो वाली सभ्यता कौन सी है? कौन सी है? सिंधु घाटी। अब उसको एक नई धातु की खोज मालूम हुई, लोहा। कौन सी धातु मिली? लोहा। और लोहे की खोज हुई तो लोहे की खोज ने दो काम बड़े सरल कर दिए। ये तो लोहे की खोज ने खेती के औजार ऐसे बनाने शुरू कर दिए कि जमीन को नीचे तक खोदा जा सकता था। जमीन जितनी गहरी खुदेगी उतना ही बीज गहराई में जाएगा, और जो बीज गहराई के अंदर जाएगा उतनी फसलें आपकी क्या होगी? अच्छी होगी। तो वैदिक काल आया। कौन सा काल आया? वैदिक काल आया। दूसरा यह था कि हथियार बनने लग गए, और जब लोहे के हथियार बने तो अब पहले यह था कि पहले हथियार थे ही नहीं इतने अच्छे, हथियार नहीं थे तो एक आदमी के बाटा मारा तो हो सकता हो मरे, हो सकता हो नहीं मरे, हो सकता हो भाग जाए, लेकिन अब उसके तीर लगा, मर गया। मर गया इसका मतलब इससे पे मेरा इलाका है। युद्ध निर्णायक हो गए। युद्ध कैसे हो गए? इसलिए जन की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? जन। जन का मतलब राज्य। जन का मतलब क्या है? एक जन ये, एक जन ये, एक जन ये। अब ये जन जन आपस में लड़े, जन लड़े तो बने जनपद। क्या बने? जनपद। जनपद लड़े तो बने महाजनपद। क्या बने? महाजनपद। तो आपने एक यहां पे महाजनपद काल, और कौन सा काल आ गया? महा। अब वो महाजनपद, बड़े बड़े महाजनपद बचे, बाकी सारे महाजनपद तो खत्म हो गए, और बड़े बड़े महाजनपद बचे 16। कितने बचे? और इन सारे महाजनपदों को खा गया एक महाजनपद मगध। मगध बाकी सबको खा गया, तो मगध सबसे बड़ा हो गया। मगध के अंदर एक वंश आता है मौर्य। कौन सा वंश आता है? जिन्होंने अफगानिस्तान से लेके पूरे बंगाल पे कब्जा कर लिया, इसलिए उस पूरे टाइम का नाम ही क्या पड़ गया? मौर्य काल। क्या पड़ गया? लेकिन मौर्य जैसे खत्म हुए उसके बाद में फिर भारत में छोटे छोटे वंश आ गए। आपके ठीक उधर पश्चिम वाले हिस्से में तीन छोटे छोटे वंश आए थे, शक, कुषाण, ग्रीक। शक, कुषाण और इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक जिनको आप बोलते हो वो आ गए थे। अपना बीच वाला जो पार्ट है इसमें फिर तीन आ गए, ये आपके सुंग, कण्व और सातवाहन। कौन कौन से तीन आ गए? और नीचे वाले तीन फिर आ गए आपके चेर, चोल, पांडे। जिसको आप संगम काल कहते हो ना, वो मौर्योत्तर काल है।
जिसको आप संगम काल बोलते हो साउथ इंडिया का मौर्योत्तर काल है। जिसको आप नॉर्थ इंडिया में मौर्योत्तर काल बोलते हो उसी को साउथ इंडिया के अंदर क्या बोलते हो? संगम काल बोलते हो, है ना। तो वो संगम काल और वो सेम ही चीज है। अपने जब मौर्योत्तर चल रहा था तब साउथ में क्या चल रहा था? तो मैं तो बड़ा आई हूं, उस पर हंसता ही रहता हूं हमेशा कि यार मौर्योत्तर काल में व्यापार वाणिज्य अच्छा था। क्या कहते हैं मौर्योत्तर काल में? तो व्यापार वाणिज्य तो अपने साउथ इंडिया वालों को अच्छा था। अपने खाक था इधर, रेशम मार्ग के अलावा था क्या अपने पास में? वो साउथ। अब देखो, अब संगम काल पढ़ते हैं तो व्यापार वाणिज्य खूब सारा पढ़ते हैं, उनके बंदरगाहों के नाम और खूब सारी अलग अलग, टोलेमी ने ये वर्णन कर दिया, फलाने ने ये वर्णन कर दिया। तो मौर्योत्तर काल का जो व्यापार वाणिज्य उसमें एक बड़ा योगदान किसका है? साउथ इंडिया का योगदान है। साउथ इंडिया है। साउथ इंडिया में उस मौर्योत्तर काल को हम किस नाम से जानते हैं? संगम काल। और इसलिए यूरोप वालों के दिमाग में था, जब अपने यहाँ पे संगम काल या मौर्य, जब नॉर्थ इंडिया में उसको बोलते हैं मौर्योत्तर काल, साउथ इंडिया में उसको क्या बोलते हैं? संगम काल। उसी टाइम में यूरोप में था रोमन एम्पायर। यूरोप में क्या था? रोमन एम्पायर। इसलिए रेशम मार्ग पे अपना कब्जा, ऊपर कुषाणों ने कब्जा कर रखा, इसलिए रेशम मार्ग पे कब्जा। तो चीन से रोमन साम्राज्य को रेशम जाएगा, उसका टैक्स कौन लेंगे? कुषाण। साउथ इंडिया से जितनी भी सामान रोमन को भेजा जाएगा वो अपने संगम काल के तहत है, तो वहां का टैक्स लेंगे चेर चोल पांडे। इसलिए दोनों तरफ अमीरी है। ऊपर अमीरी किस वजह से? रेशम मार्ग की। नीचे अमीरी किसकी वजह से? कि साउथ वाले बंदरगाह बन गए थे खूब सारे इनकी वजह से, और साउथ का सामान खूब सारा भेजा करते थे। और साउथ के सामान में भी सबसे ज्यादा क्या भेज रहे हैं हम? काली मिर्च है। यवन प्रिया। क्या बोलने लगे? क्यों कहें यवन प्रिया? है। यवन का मतलब क्या होता है? सुनो, यवन, यवन का मतलब होता है यूनानी। यवन का मतलब क्या होता है? भारत पर पहला विदेशी अटैक करने वाला आदमी था डेरियस। कौन था? पर वो पर्सियन था, ईरानी था, और उसके आक्रमण का अपने पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। वो उधर पाकिस्तान वाले इलाके में कब्जा करके भाग गया। जिस आदमी के अटैक का प्रभाव पड़ा और जिसको हम आज दिन तक याद करते हैं कि हमारे पर अटैक हुआ था, वो है सिकंदर। वो कौन था? और सिकंदर ग्रीस का था। सिकंदर कहां का था? मैसिडोनिया। तो मैसिडोनिया ग्रीस का पार्ट हुआ करता था उस टाइम। यूनान का था। कहां का था? यूनान। और वो हम पे असर डाल के गया। हमने कहा कौन है आक्रमण करने के लिए? यूनानी आ गया। यूनानी। यूनानी कौन है? कि बाहर के लोग हैं। यूनानियों का नाम हमने करना शुरू कर दिया यवन। और उसके बाद भारत में जो कोई बाहर से आता उसको हम यवन बोलते हैं। रोमन आए तो यवन, मुसलमान आए तो यवन, ईसाई आए तो यवन। तो यवन का मतलब भारत में विदेशी। यवन का मतलब क्या है? विदेशी। पर ये शब्द यवन बना कहां से? यूनानियों से। कहां से बना? यूनान। इसलिए यूनानियों के नाटक हुआ करते, तो अपने यूनानियों से नाटक सीखे। नाटकों में पर्दा लगता है, उसको बोलते हैं यवनिका। क्या बोलते हैं? यवनिका। यूनानियों को काली मिर्च पसंद थी, इसलिए हमने उसको कहा यवन प्रिया। क्या कहा हमने? यवन प्रिया। उसके एक इतिहासकार हुआ है प्लिनी। प्लिनी कौन इतिहासकार हुआ है? तो प्लिनी का स्टेटमेंट है कि क्या दुर्भाग्य है कि पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता है, भारत में आके दफन हो जाता है। भारत में क्या हो जाता है? दफन। क्योंकि जब वो काली मिर्च लेने के लिए आते वो रोमन एम्पायर वाले, तो हम बदले में क्या लेंगे? तो हमने कहा बदले में केवल सोना। क्या लेंगे हमें? सोना। वो कहते रहे हमारे वहां पे चीज है, कांच के बर्तन अच्छे बनते, ले लो। हमने कहा नहीं नहीं, सोना दे तो सामान बेचे, वरना तो नहीं बे। और उनको काली मिर्च कितनी पसंद रही होगी कि उनका एक जात सोने का भर के आता और बदले में केवल काली मिर्च जाती। इसलिए एक राजा हुआ नीरो। जब रोम जल रहा था तब नीरो, उस नीरो का एक आदेश है पूरा कि यदि इस बार किसी ने काली मिर्च के बदले में सोना दिया तो टांगे तोड़ दूंगा मैं। रोम के राजा ने आदेश निकाला कि भारत सोना नहीं जाना चाहिए, काली मिर्च के लिए सोना दे दे क्या? तो शर्म नहीं आती तुम्हें? पर व्यापारियों ने नीरो की बातें नहीं मानी। व्यापारियों ने कहा तू नहीं जानता काली मिर्च क्या तरंग लाती है भाई साहब। काली मिर्च है। अब रोमन एम्पायर के हो गए दो टुकड़े। पूर्वी रोमन एम्पायर अलग हो गया और पश्चिमी रोमन एम्पायर अलग हो गया। इसलिए पूर्वी साइड वाले तो आने ही बंद हो गए, पश्चिमी साइड वाले तो आने ही बंद हो गए। पूर्वी वाले अपने फिर भी आया करते थे। इतने में पूर्वी रोमन एम्पायर पे कब्जा कर लिया तुर्कों ने, कुस्तुनतनिया। किस पर कब्जा हो गया? कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार का, जिसको आजकल आप इस्तांबुल बोलते हो, जहां पर परसों दिलीप सर थे। कल दिलीप सर की वो लोकेशन फेसबुक पर शेयर कर रखी थी, इस्तांबुल की लोकेशन आ रही थी। वो तो इस्तांबुल गए, ट्रकी थे सर। तो इस्तांबुल जिसको आप कुस्तुनतुनिया बोलते हो, इस पे तुर्कों ने किया कब्जा। तुर्कों ने जब कब्जा किया तो यूरोप वालों को कहा कि आज के बाद यदि इस रास्ते भी दिखाई देगा टांगे तोड़ेंगे तुम्हारी। इसलिए बेचारे उनका ये रास्ता बंद करा दिया, लैंड रूट बंद करा दिया। इसलिए यूरोप में अपनी जानी बंद हो गई काली मिर्च।
इसलिए यूरोप वालों ने, राजाओं ने घोषणा की। स्पेन की एक रानी थी इसाबेला, क्या नाम था? इसाबेला ने कहा जाओ, मुझे नहीं पता कहां से, लेकिन तुम इंडिया से काली मिर्च लाओ। और इसलिए इसाबेला का जहाज लेके एक बंदा निकला, कोलंबस। कौन सा निकला? कोलंबस केवल इतना जानता था कि इंडिया के लोग काले हैं, इंडिया के लोग ही काले हैं। और इसलिए जैसे ही वो एक बंदरगाह पे पहुंचा, काले काले दिखाई दिए, उसने कहा इंडिया इंडिया इंडिया। तब किसी ने कहा कि इंडिया तो पड़ता है ईस्ट में, तू आ गया वेस्ट में, इसलिए वेस्ट इंडीज है। वो किसकी खोज कर गया था? वेस्ट इंडीज की। अपने ईस्ट में पड़ते हैं, इसलिए अंग्रेजों की सारी कंपनियों के नाम थे ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी थे? ईस्ट इंडिया। फिर बाद में पुर्तगाल वाला राजा था हेनरी, हेनरी द नेविगेटर्स, और हेनरी ने बाद में भेजा वास्को डी गामा को। उससे पहले वो एक बंदा था बार्थोलोम्यू डियाज, और बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका की खोज कर गया था। अफ्रीका के जस्ट नीचे एक जगह पड़ती है कैप ऑफ गुड होप। कौन सी जगह पड़ती है? उसका नाम देखो, कैप का तो मतलब होता है किसी भी महाद्वीप पे नीचे वाली जो टिप होती है, इस टिप को क्या बोलते हैं? कैप। वहां से भारत आने का रास्ता मिला था, इसलिए गुड होप। क्या नजर आई वहां से? गुड होप। तो इसका नाम ही क्या पड़ा? कैप ऑफ गुड। बार्थोलोम्यू डियाज ने जाके बताया कि साहब कैप ऑफ गुड होप तक यदि कोई पहुंच जाए तो यहां से इंडिया जाने का रास्ता है। तो बाद में वास्को डी गामा कैप ऑफ गुड होप आता है। यहां पर एक गुजराती बंदा तैयार खड़ा था, अब्दुल मलिक। कौन खड़ा था? और तो वास्को डी, यहां पुर्तगाल है, यहां पुर्तगाल से यहां से नीचे 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 पहले अफ्रीका आता है, यहां पे अफ्रीका आने के बाद फिर यहां से ये यूं होते हुए इंडिया की तरफ आते हैं। पूरा लंबा रूट खींच कर यहां तक आए थे। फिर अब्दुल मलिक उसको लेके आया। वास्को डी गामा भी साउथ आया है। वास्को डी गामा कहां है? साउथ। कालीकट केरला, क्योंकि उनको मसाले चाहिए थे, क्योंकि रोमन एम्पायर वालों को पता ही यह था कि इंडिया के अंदर क्या मिलते हैं? मसाले। इसलिए पुर्तगालियों ने पहले अपना पूरा ध्यान मसालों पे लगाया, इसलिए केरला पे कब्जा किया। केरला पे कब्जा करके फिर कर्नाटक की तरफ आए, कर्नाटक के फिर गोवा आए। इसमें पूरे में मसाला है, इसलिए भाई शुरुआत के अंदर उन्होंने केवल मसाले वाली जगहों पे कब्जा किया और कहीं कब्जे नहीं किए। ये तो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कहा मसालों में क्या पड़ा, बाकी चीज भी तो लेते हैं। इसलिए अंग्रेजों ने बाकी भारत में बिजनेस करना शुरू किया, और जब बाकी भारत में बिजनेस करना शुरू किया, उस दिन उनके समझ में आया कि बिजनेस तो बंगाल में है, बिजनेस तो कहां पे है? बाकी जगह तो माथा बच्ची है। इसलिए सोने की चिड़िया बंगाल था। सोने की चिड़िया कौन सा था? बंगाल। तो फिर अंग्रेज बंगाल पे कब्जा कर गए। तो मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं अपने कि भाई अंग्रेज ही भारत में क्यों टिके, पुर्तगाली फ्रेंच क्यों नहीं टिक पाए? क्योंकि पुर्तगालियों ने कब्जा किया गोवा, फ्रांसीसियों ने कब्जा किया पांडिचेरी, अंग्रेजों ने कब्जा किया बंगाल। और भारत के यदि पैसे कहीं पर थे तो वो कहां पे थे? बंगाल। जिसको पैसे मिले उसको क्या मिला? भारत मिला। बाकी कल पढ़ ले।